हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सेमेस्टर 4 का वन शॉट सीरीज, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि 5 अगस्त, आज हमारा 5 अगस्त है। 5 अगस्त से हमारा वन शॉट सीरीज चालू हो रहा है सेमेस्टर 4 का। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो टैक्सेशन का एडवांस टैक्स बोल के चैप्टर है। ये 10 नंबर का चैप्टर आपके सिलेबस में है। ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर अकाउंट्स का वीडियो नहीं दिए। अकाउंट्स का वीडियो नहीं दिए भाई, बिकॉज तुम लोग को मैंने अनाउंसमेंट किया, नेक्स्ट डे ही पता नहीं बहुत ज्यादा फीवर आ गया 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त को इतना ज्यादा फीवर रहा और उसके वजह से ना मतलब दिक्कत हुआ। ठीक है, तो इसलिए अकाउंट्स का वीडियो डिले आ गया। तो अकाउंट्स वीडियो मैं कल दूंगा क्योंकि अकाउंट्स में थोड़ा एनर्जी चाहिए। समझा मेरा बात? तो अकाउंट्स का वीडियो मैं कल डालूंगा फुल एनर्जी के साथ, तुम एकदम टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा बहुत वायरल फीवर और सब किसी ना किसी को हो ही जाएगा, तुम समझ रहे हो मौसम के वजह से। तो आज एडवांस टैक्स चालू करें 10 मार्क्स। एक बार मैं तुमको टैक्सेशन का सिलेबस दिखा रहा हूँ। हमारा जो टैक्सेशन का सिलेबस, ये हमारा टैक्सेशन का सिलेबस, ध्यान सुनिएगा। इंटरेस्ट बोल के जो चैप्टर है 10 मार्क्स का, ये मैं ऑलरेडी तुम लोग को दे दिया था हफ्ता भर पहले। सर ये वीडियो कहाँ मिलेगा? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जितना भी वन शॉट सीरीज होगा, कमेंट बॉक्स को चेक करना मत भूलना। अभिषेक पांडे क्लासेस ने कमेंट बॉक्स में कुछ आपके लिए पिन किया गया है, तो पिन्ड मैसेज को जरूर चेक कीजिएगा। उसमें आपको दो तीन चीज जरूर मिलेगा। पहला, व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको वीडियो डायरेक्टली मैं सेंड कर दूंगा। जो भी वन शॉट में मैं क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा उसका पीडीएफ डायरेक्टली मैं आपको भेजूंगा। कुछ अगर मुझे एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा पर्सनली तुम्हारे लिए। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हमारा ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे जैसे भी सेमेस्टर 5 चालू होगा उसका पीडीएफ भेज देंगे। ये टैक्सेशन का जो बुक है ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। तो टेलीग्राम आपको ऑलवेज ज्वाइन करना, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं। तो डाउनलोड पीडीएफ बोल करके लिंक होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम में। व्हाट्सएप में क्या मिलेगा? हैंड रिटन नोट्स मिल गया वन सौ सीरीज का। डायरेक्टली मैं वीडियो बोल दिया, कुछ मैं पोल किया, कभी मेरे को लाइव लाइव सेशन में तुम्हारा डाउट लेना पड़े तो व्हाट्सएप में गूगल मीट भेजे, तुम्हारा डाउट ले लिया एज पर द रिक्वायरमेंट। प्लस हमारा ग्रुप का नंबर है व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, तो आप हमसे डायरेक्टली अपना डाउट वगैरह का पूछ सकते हैं। तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है। बहुत बच्चे ना व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होते हैं, सर कुछ दिख नहीं रहा है। अरे वो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, उसमें क्यों किसी का इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँ? क्या मेरे पास राइट है क्या किसी का नंबर शेयर करने का? नहीं ना। तो वो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप भी उसमें जुड़े रहिए, टेंशन मत लीजिए। तो इंटरेस्ट में करा दिया हूँ। कमेंट बॉक्स में टैक्सेशन प्लेलिस्ट बोल करके लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको इंटरेस्ट का वीडियो मिल जाएगा। 2.5 घंटे का वीडियो है, देख लीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट का वन शॉट सीरीज नहीं आएगा, यही इंटरेस्ट का वन शॉट है। ठीक है। ओके सर, उसके बाद आज मैं एडवांस टैक्स करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला वीडियो। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो या तो टीडीएस आए, देखो ये टीडीएस आएगा। नेक्स्ट जो टीडीएस आएगा, और नहीं तो टीडीएस के जगह पे मैं फॉर्म ला दूंगा। ये जो मेरा फर्म सेटअप हो गया, सेटअप कैरी फॉरवर्ड, वो मैं बता दूंगा तुमको। तो फिलहाल मैं एडवांस चालू करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा एक टैक्स का वीडियो और एक अकाउंट्स का वीडियो पैरेलली करने का। सुबह टैक्स शाम को अकाउंट्स, या सुबह अकाउंट शाम को टैक्स, तब जाके सिलेबस हमारा 10 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है ना? तो तुम टेंशन मत लो, तुमको वीडियो मिल जाएगा। चलो हम लोग एडवांस टैक्स चालू करने वाले, पेज नंबर 82 है मेरे बुक के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा थोड़ा सा मेरा काम का बात सुनो। क्या काम का बात है? अगर आप चाहते हो कि आपको 9 SG पे करना है, तो स्टार्टिंग वाले वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से देखना। क्योंकि स्टार्टिंग वाले वीडियो में ना मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, वो स्टार्टिंग से 2x पे देखते हैं। मत देखो भाई, स्टार्टिंग वाला वीडियो 1.5x, ज्यादा मैक्सिमम 1.5x। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट मानते हो खुद को तो 1x में देखो। जो नॉर्मल वीडियो होता है 1x में होता है, वो 1x में देखो। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया, फिर तुम 2x में देखना। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करता है, स्टार्टिंग से 2x में देखता है, फिर बोलता है वीडियो समझ में नहीं आया। ठीक है। अब तुम 1x का चीज अगर 2x में देखेगा, 2x किसके लिए? जिसको पहले से कुछ ना कुछ आता है। आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आप कोशिश करिए 1x में देखने के लिए। जिसका ऑलरेडी पढ़ा हो, जैसे बहुत सारे पेड स्टूडेंट है, आप 1.5x में देखिए ना, आपका तो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, आपके लिए तो रिवीजन हो गया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो 2x में ना देख करके मैक्सिमम 1.5x या 1x में वीडियो देखे तो ज्यादा उसके लिए बेटर है। पहला तुम्हारे, ठीक है, ये मेरे बात बोलना था, मेरे काम का भी था, तुम्हारे काम का भी। ठीक है। एक और रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को शेयर कर देना। अगर तुम चाहते हो कि एपीसी हर एक कॉलेज में पहुंचे, तो हर एक कॉलेज में वीडियो पहुंचाना तुम्हारा काम है, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा।
ये तुम्हारा ड्यूटी है वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके जाने के लिए, और लाइक करके हाई बटन कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये सब छोटा मोटा चीज हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग को ऑलरेडी पता है। ये सब काम करना पड़ेगा तुम लोग को। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा हर एक कॉलेज ग्रुप में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं एडवांस टैक्स। क्वेश्चन आ रहा है, सर ये एडवांस टैक्स क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। एडवांस टैक्स क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक बताता हूँ। देखो एडवांस टैक्स होता है क्या, वो सब समझेंगे। पहले लॉजिक समझो, ये चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों है। ध्यान सुनिएगा। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारे मिस्टर एक्स है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मान लेते हैं मिस्टर एक्स है। ठीक है। ये भाई साहब, ये भाई साहब इनकम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं। कब इनकम कमा रहे हैं, मान लेते हैं 24-25 ये इनका फाइनेंशियल ईयर है। ये इनका फाइनेंशियल ईयर जिसको अपने प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ये मान लो इनकम कमा रहे हैं 24-25 में, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक ये इनकम कमा रहे हैं। ठीक है। अब जब इनके टैक्स देने की बात आई, जब टैक्स देने की बात है, क्योंकि इनकम कमाओगे उसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब टैक्स देने की बात आई तो गवर्नमेंट को ये टैक्स दे रहे हैं 25 और 26 को टैक्स दे रहे हैं। अब यहाँ अपने, ये मान लो अपने सेंटर मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी या फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला ताई जी हैं, ठीक है, चाची, ठीक है, ये बैठे हैं मान लेते, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अपने सीजी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है। हुआ क्या, ये भाई साहब इनकम कमा रहे हैं 24-25 में, और टैक्स दे रहे हैं एक साल के बाद, टैक्स दे रहे हैं एक साल के बाद। अब गवर्नमेंट देख रही है कि पैसा कमा रहे हो 24-25 में, टैक्स दे रहे हो एक साल के बाद, तो गवर्नमेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमें देश चलाना है, हमें देश चलाना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, बहुत सारा खर्चा करना है। और गवर्नमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट खर्चा चुनाव लड़ना, तुम समझ रहे मेरा बात, इनको चुनाव लड़ना और स्कैम भी करना है। तो पैसा कहाँ से आएगा, समझा मेरा बात, आगे नहीं बोलूंगा वरना यूट्यूब से वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को खर्चा करना है, गवर्नमेंट को खर्चा करना है। आया समझना, अब ये गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ध्यान सुनना। तो गवर्नमेंट को पता है कि ये भाई साहब कमाएंगे 24-25 में और टैक्स देंगे 25-26 में, टैक्स देंगे 25-26 में। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि एक साल के, एक साल का डिफरेंस आ जा रहा है, कमा रहे हो 24-25 में, टैक्स दे रहे हो एक साल के बाद। तो गवर्नमेंट बोल रही भाई हम खर्चा कब करेंगे, जब जो पैसा मुझे मिलना चाहिए था वो पैसा मुझे एक साल के बाद मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो रुक जाएगा, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो रुक जाएंगे, गवर्नमेंट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाली थी वो रुक जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो पूरा हिल जाएगा, हिल जाने मतलब ठप हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट टाइम पे ना सैलरी दे पाएगी लोगों को, ना गवर्नमेंट टाइम पे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगी, ना गवर्नमेंट आगे कुछ अच्छा कर पाएगी। देश का सिक्योरिटी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर सब खतरे में हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोले भैया ऐटा चलबे ना, ये तो चलेगा नहीं भाई, कि कमाओगे 24-25 में और टैक्स दोगे 25-26 में, बोला भैया ये नहीं चलेगा। तुम जो पैसा, जो टैक्स मुझे मिलना था 24-25 में, वो टैक्स तुम मुझे दे रहे हो 25-26 में, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक साल तो हम अगर अगर गवर्नमेंट एक साल सोचो ना, अगर गवर्नमेंट को एक साल टैक्स नहीं मिला, जस्ट अमेजिंग, अगर गवर्नमेंट को एक साल टैक्स नहीं मिला, गवर्नमेंट का तो माथा खराब हो जाएगा। गवर्नमेंट आगे काम कैसे कर पाएगी, उसके सारे के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, मतलब आईएसपीसीएस की सैलरी, गवर्नमेंट वर्कर की सैलरी, जो गवर्नमेंट के वर्कर लोग हैं एम्प्लॉय, उनकी सैलरी, ठीक है, पुलिस की सैलरी, आर्मी की सैलरी, लॉ एंड ऑर्डर, सब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं सब तो ठप के ठप हो जाएंगे। और गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बहुत सारा उधारी लेके बैठा हुआ, तो गवर्नमेंट को हर हर महीने बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा हिल जाएगा, पूरा पूरा देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन वो खराब हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट बोलती इतना बड़ा रिस्क तो भैया हम नहीं लेंगे। अब गवर्नमेंट, मैंने बस मिस्टर एक्स का एग्जांपल लिया, देश में तो सिर्फ मिस्टर एक्स नहीं है, देश में तो हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। मैं बस मिस्टर एक्स का एग्जांपल देके तुमको समझा रहा हूँ। अब गवर्नमेंट किसको बोल रही है, मिस्टर एक्स को बोल रही है कि सुन भैया मिस्टर एक्स, कमा रहे हो 24-25 में ना, कमा रहे हो 24-25 में। मिस्टर एक्स बोल रहा हाँ हाँ 24-25 में कमा रहे हैं। बोला टैक्स भी 24-25 भरेगा। मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट क्या बोल रही है, कमा रहा है 24-25 में तो टैक्स भी कहाँ भरेगा, 24-25 में भरेगा। भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये 25-26 भूल जाओ।
ये 25-26 भूल जाओ कि कमाओगे 24-25 में और टैक्स दोगे 25-26 में, एक साल के बाद दोगे टैक्स, बोला ये भूल जाओ। ऐसा अगर तुम कर दिया भाई तो पूरा देश रोड पे आ जाएगा। बोला गवर्नमेंट बोले ऐसा तुमको करने नहीं देंगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अब गवर्नमेंट बताएगी। अब गवर्नमेंट मिस्टर एक्स को बोल रही है कि सुन भाई तेरे को 2-3 काम करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा, एज्यूम योर इनकम, एज्यूम योर इनकम, एज्यूम योर इनकम। गवर्नमेंट अब मिस्टर एक्स को बोल रही है तुम अपना इनकम एज्यूम करो कि तुम 24-25 में कितना पैसा कमाओगे। अब एक्स बोल रहा है, क्या बात कर रहे हैं, अभी तो ईयर चालू ही हुआ है, अभी तो 1 अप्रैल 2024 चालू ही हुआ है और तुम बोल रहे हो इनकम एज्यूम करने के लिए। गवर्नमेंट बोले हाँ, तुम अपना पास्ट का डेटा देख लो कि पिछले साल तुमने कितना कमाया था, उसमें तुम उसी के हिसाब से मार्केट को देख करके तुम एज्यूम करो कि तुम आज इस साल में कितना कमाओगे। तो सोचो ना, अभी ईयर खत्म नहीं हुआ है, ईयर तो अभी स्टार्ट हुआ है, ईयर तो अभी 1 अप्रैल 2024 चालू ही है, चालू ही हुआ है। और ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025। गवर्नमेंट इस दिन बोल रही है, 1 अप्रैल 2025 वाले दिन बोल रही है कि चल भैया तू एज्यूम कर, चल भैया तू एज्यूम कर, तू कितना कमाएगा पूरे साल भर में, चल एज्यूम कर कितना कमाएगा पूरे साल भर में। मिस्टर एक्स बोल रहा नहीं आता, बोला पास्ट पास्ट डेटा देख, पास्ट डेटा देख, जो जो तुझे पिछला साल धोखा दिया था वो इस साल तुझे धोखा देगा। बोला हाँ वैसे ही, अगर पास्ट में तेरे साथ खराब हुआ तो प्रेजेंट भी हो सकता है खराब। तुम पर्सन मत होना तुम लोग, मेरा बात समझो। गवर्नमेंट बोल रही है पास्ट ईयर में तुमने जो प्रॉफिट कमाया था उसी के हिसाब से तुम करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाओगे, कमाओगे करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाओगे एज्यूम करो। तो मिस्टर बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो मिस्टर एक्स ने एज्यूम किया कि पूरे साल भर में, पूरे साल भर में वो कमाएगा 20 लाख रुपया। जस्ट वो एज्यूम किया, जस्ट वो एज्यूम किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोल रही है सुन भाई तेरा सेकंड काम क्या होगा, कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी। पहले तुम अपना टैक्स लायबिलिटी अब कैलकुलेट, अब तुम इनकम कमा लिए। अच्छा ये इनकम कहाँ से आएगी, पांचों हेड से। 5 हेड पता है ना, आपके जो 5 हेड है पता है ना, 5 हेड कौन कौन से है, आपके जो 5 हेड है वो कौन कौन से है। पहला हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम आपका कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 हेड है। तो जब हम लोग, जब मिस्टर एक्स अपना इनकम कैलकुलेट करेगा तो पांचों हेड से कैलकुलेट करेगा। अगर उसकी सैलरी इनकम है तो वो भी ऐड करेंगे, अगर उसकी कैपिटल गेन वाली इनकम है वो भी ऐड करेंगे, पीजीबीपी पीजीबीपी वाली इनकम है वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सब ऐड करेंगे, सब कुछ है, पांचों हेड का इनकम ऐड करेंगे। एक बार इनकम उन्होंने एज्यूम कर लिया कि आने वाले साल में, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 में वो कितना कमाएंगे उन्होंने एज्यूम किया। ये एज्यूम है, ये कौन सी इनकम है, ये एज्यूम्ड है, जिसको अपने बोलते हैं स्टैंडर्ड इनकम, एज्यूम्ड इनकम है, ठीक है। तो बोला भैया कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी, मतलब ये जो 20 लाख है, इस 20 लाख पे आपका टैक्स कितना बनता है ये निकालो। तुम एक एज्यूम कर लेते हैं अपने कि 20 लाख पे टैक्स बन रहा है 2 लाख रुपया, 20 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है एक एज्यूम कर लेते हैं कि 20 लाख जो टैक्स बन रहा है 2 लाख रुपया बन रहा है, एज्यूम कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट बोल रही है मिस्टर एक्स को सुन भैया ये जो 2 लाख है ना, ये जो 2 लाख है तुम एक बार में पेमेंट मत करो, इस 2 लाख को ना तुमको पेमेंट करना 4 बार में, इस 2 लाख को तुमको पेमेंट करना क्वार्टरली, क्वार्टरली पेमेंट करना है। मतलब क्या बोला गवर्नमेंट मिस्टर एक्स को, क्या बोल रही है कि तुम पहले एज्यूम करो कि इस पर्टिकुलर ईयर में, अच्छा एजम्पशन किस दिन लेगा, इस दिन लेगा कि इस पर्टिकुलर ईयर में 1 अप्रैल 2025 के तुम एज्यूम करो कि साल भर में कितना कमाओगे, ठीक है, एज्यूम कर लिया। बोला अब जो तुम कमा रहे हो ना उस पर तुम अपना टैक्स निकालो, तुम लोग को टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा सब सिखाएंगे, टेंशन मत लो। तो मान लो 20 लाख की इनकम थी, उस पर जो टैक्स बनता है 2 लाख रुपया बनता है। अरे भाई मैं सब कमाऊंगा और सब टैक्स भर दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। अगर मिस्टर एक्स 20 लाख रुपया कमाएंगे और 20 लाख का टैक्स दे देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा भाई, वो जो ईएमआई लिए वो कैसे भरेंगे, उनका जो आने जाने खर्चा है वो कैसे मैनेज होगा। तो अगर 20 लाख कमाएंगे तो टैक्स कितना देंगे, उसमें से 20% 30% टैक्स देंगे, पूरा का पूरा 100% थोड़ी टैक्स देंगे। तो 2 लाख 20 लाख में से उनका टैक्स कितना बनता है 2 लाख रुपया। अब गवर्नमेंट बोल रही है ये जो तुम्हारा 2 लाख का टैक्स है ना, ये जो तुम्हारा 2 लाख का टैक्स है इसको तुम 4 पार्ट में दो। पहला
पहला दोगे 15 जून को, दूसरा दोगे तुम 15 सितंबर को, तीसरा दोगे तुम 15 दिसंबर को, और चौथा दोगे तुम 15 मार्च को। 15 मार्च को। अब बोलोगे सर ये 4 डेट कहां से गवर्नमेंट के दिमाग में आया? तो आपको पता है साल भर में कितने क्वार्टर है? साल भर के 4 क्वार्टर है। 4 क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कब होता है? अप्रैल से जून। अरे पहला क्वार्टर कब होता है? अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर है। तो बोला जून का 15 तारीख। सेकंड क्वार्टर क्या होता है? जुलाई से सितंबर, तो सितंबर का 15 तारीख। थर्ड क्वार्टर क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर, तो दिसंबर का 15 तारीख। और लास्ट क्वार्टर क्या होता है? जनवरी से मार्च, तो मार्च का 15 क्वार्टर। तो जिस मंथ में क्वार्टर एंड हो रहा है, जिस मंथ में क्वार्टर एंड हो रहा है उसका 15 तारीख। तो पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, तो जून का 15 तारीख। सेकंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर, सितंबर का 15 तारीख। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर का 15 तारीख। लास्ट क्वार्टर होता है हमारा जनवरी से मार्च, तो मार्च का 15 तारीख। तो गवर्नमेंट बोल रही है सुन भाई ये 2 लाख रुपया है ना, ये जो 2 लाख रुपया है तुमको एक बार में नहीं पे करना, तुमको क्वार्टरली बेसिस पे पे करना है। ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर आपका एंड होता है 30 जून को। तो बोला भैया 30 जून को एंड होता है ना, तुम 15 जून को पे कर देना, इसके बाद मत पे करना। इसके बाद पे करोगे तो सेक्शन 234C का पेनाल्टी आ जाएगा। 15 जून तक पे कर देना, ये एंड डेट है। जैसे तुमको तुम्हारे को आता है ना कि 10 तारीख तक फॉर्म भर देना, वैसे ही कि 15 जून तक तुमको टैक्स भर देना है। फिर गवर्नमेंट बोलती 15 सितंबर तक सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाना चाहिए। फिर 15 दिसंबर में थर्ड इंस्टॉलमेंट आ जाना चाहिए, और 15 मार्च में 4 इंस्टॉलमेंट। तो गवर्नमेंट बोल रही है ये 2 लाख रुपया आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो ये हो गया पहला इंस्टॉलमेंट, ये हो गया दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये हो गया तीसरा इंस्टॉलमेंट, और ये हो गया चौथा इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट देना है। तो चारों इंस्टॉलमेंट का डेट आपको पता होना चाहिए। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये 4 इंस्टॉलमेंट का डेट है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर क्या इक्वली देना है? इक्वली नहीं देना बाबू, इक्वली नहीं देना, इक्वल रेट है। बोला जो पहला इंस्टॉलमेंट है ना इसमें देना है 15%। किसका? 15% ऑफ 2 लाख। 15% ऑफ 2 लाख। सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्या देना है? सेकेंड देना आपका 30%। 30% ऑफ 2 लाख। ठीक है। इसी को एक और तरीका है, अल्टरनेट तरीका है, वो भी बता दूंगा। इसका एक अल्टरनेट मेथड है, वो भी बता दूंगा तुमको, वो भी बता दूंगा। ठीक है। थर्ड क्वार्टर में क्या बोला है? 30% ऑफ किसका? 2 लाख रुपया, जो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी है उसी का। ये 2 लाख तुम्हारी क्या है? टैक्स लाइबिलिटी है ना। ये जो 2 लाख है यही यही तो टैक्स तुमको भरना है। ये जो 2 लाख रुपया है यही तो तुमको टैक्स भरना है। तो बोला जो तुम्हारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है उसका 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर टोटल टैक्स लाइबिलिटी का 30% थर्ड सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी का 30% थर्ड इंस्टॉलमेंट, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी का लास्ट में 25%। 25% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी, एक ये हिसाब है। ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट 15% है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30% है, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 30% है, और फोर्थ वाला इंस्टॉलमेंट आपका 25% है। तो ये आपका एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन है। ठीक है। ओके। अब इसका अल्टरनेट मेथड क्या है? अब ये सुनिएगा ध्यान से। अल्टरनेट मेथड पहला बोला है आपका, पहला आपको बोला है 15% ऑफ टोटल टैक्स, मतलब टीएल, टीएल मतलब टैक्स लाइबिलिटी। 15% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टीएल मतलब टैक्स लाइबिलिटी। ओके। जगह नहीं था इसमें टीएल लिखा हो। सेकंड क्या बोल रहा है आपका? सेकंड क्या बोल रहा है? 45% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी माइनस अर्लियर टैक्स पेड, अर्लियर टैक्स पेड। तो आप बताओ ना, 45% माइनस अर्लियर मतलब इसके पहले क्या पे किए थे? तो आप मुझे बताओ ना, 45% के पहले, पहले मैंने क्या पे किया था? अर्लियर टैक्स पेड। तो अर्लियर मेरा क्या था? 15% था। तो 45% माइनस 15% कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। 30% आएगा। तो एट द एंड ये भी 30% है और ये भी 30%। बात तो एक ही हुआ, पर लिखने का तरीका अलग है। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, और ये थोड़ा सा घुमा के बोला है। तो तुमको मैं जो सम्स नंबर 1 कराऊंगा ना, उसमें तुमको मैं दोनों मेथड करा दूंगा। मेथड 1 भी करा दूंगा, मेथड 2 भी करा दूंगा। सर हम कौन सा करें? तुमको जो समझ में आता तुम करो।
ठीक, अब दोनों करके मत आ जाना, टाइम ऐसे नहीं तुम्हारे एग्जाम में रहेगा। सर सही कौन सा, दोनों सही है, गलत क्या है, गलत क्या भाई, 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी माइनस अर्लियर टैक्स पेड, 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी माइनस अर्लियर टैक्स पेड, तो 45% माइनस 15%। अर्लियर मतलब पास्ट में कितना पे किए हो, 15% पे किए हो ना, तो 45% माइनस अर्लियर टैक्स पेड, तो अर्लियर कितना था, 15 था, तो 45 से 15 हटा दो तो कितना होगा, 30% ही तो होगा। तो ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। अब तुम्हारे जो टीचर्स है, अगर तुमको ये मेथड सिखाएं वो भी सही है, ये मेथड सिखाएं वो भी सही है, जैसे मैंने पेड कोर्सेस में दोनों सिखा दिया, अब बोले भाई तेरे को जो करना तू कर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो यहीं पे एडवांस टैक्स का जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब एक बार मैं पूरा का पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ 20 मिनट्स में। हम लोग का एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन छोटे कैलकुलेशन था। एडवांस टैक्स क्यों देते हैं, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया, प्रोविजन क्या आया, उसके पीछे रीजन मैं बता चुका हूँ, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, पहला मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स 24-25 में इनकम कमा रहे थे, अब गवर्नमेंट को वे टैक्स दे रहे थे 25-26 में, इनकम कमा रहे थे 24-25 में, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे 25-26 में। अब गवर्नमेंट बेचारी रूठ जा रही थी कि कमा रहे हो 24-25 में, टैक्स भर रहे हो 25-26 में, एक साल के बाद टैक्स भर रहे हो, हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम देश कैसे चलाएंगे, हम रोड कैसे बनाएंगे, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। गवर्नमेंट परेशान हो रही है, भैया हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, हम पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे जो जो प्रोजेक्ट चालू किए वो कैसे होगा। अब गवर्नमेंट परेशान हो रही है, फिर बोली गवर्नमेंट ऐसा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट बोली ऐसा नहीं चलेगा, कमाओगे 24-25 में, टैक्स भरोगे 25-26 में, ऐसा नहीं चलेगा। एक काम करो, एक काम करो, कब कमा रहे हो, 24-25 में, कब कमा रहे हो, 24-25 में, तो एक काम करो, अगर 24-25 में कमा रहे हो तो टैक्स भी भरोगे 24-25 में। तो अब मिस्टर एक्स का दिमाग खराब कि कमाएंगे 24-25 में और टैक्स भरेंगे 24-25 में, मतलब जिस साल कमाऊंगा उसी साल टैक्स भरूंगा, बोला हाँ, जिस साल कमाओगे उसी साल टैक्स भरोगे, ये गवर्नमेंट बोलना चाहती है। अब गवर्नमेंट बोली भैया तुमको ये 3-4 काम करना पड़ेगा। पहला काम है तुम्हारा ईयर कब चालू हो रहा है, तो ईयर चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2024, यहाँ 24 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 अप्रैल 2024। तो गवर्नमेंट बोल रही ईयर कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो बोला इसी दिन तुमको लेना है अजम्पशन, जिस दिन ईयर चालू हो रहा है उसी दिन तुमको लेना है एजम्पशन। किस बात का, कि पूरे साल भर में, मेक माई वर्ड, पूरे साल भर में कितना पैसा कमाओगे। अभी तो ये इस्टिमेट करना है तुमको, अपनी इनकम को इस्टिमेट करना है, एजूम करना है, एजूम मतलब इस्टिमेट, कि पूरे साल भर में कितना पैसा कमाओगे। तो मिस्टर एक्स ने बोला कैसे एजूम करेंगे, बोला अपना पास्ट डेटा देखो, पिछले साल कितना कमाया था, उसी के हिसाब से देख लो मार्केट में, अगर तुम्हारा डिमांड अच्छा खासा है 10-20% इनकम बढ़ा देना, अदरवाइज पिछला साल जितना कमाया था एटलीस्ट उतना तो दिखा दे। मिस्टर बोला अच्छा अच्छा ठीक है समझ गए। तो 1/4/2024 को ये भाई साहब मिस्टर एक्स अपनी इनकम को एस्टिमेट किए कि पूरे साल भर में 24-25 में पूरे साल भर में वो 2 लाख रुपया 20 लाख रुपया कमाएंगे। ये इनका एजूम्ड, एजूम मतलब एस्टिमेटेड इनकम है, तुम लोग स्लैश डाल के एस्टिमेटेड लिख सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोली चलो ठीक है तुम्हारा स्टेप 1 कंप्लीट, तुम 20 लाख कमाओगे, बोला हाँ। अब 20 लाख में गवर्नमेंट बोल रही है कि 20 लाख में तुम्हारा टैक्स कितना बनता है, क्योंकि जो तुम पूरा का पूरा कमाओगे सब तो टैक्स नहीं भरोगे। तो गवर्नमेंट बोलती है अब तुम्हारा जो सेकंड काम है कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी। तो तो एज्यूम कर लेते हैं इस 20 लाख पे टैक्स बनता है 2 लाख रुपया, एज्यूम कर लेते हैं इस 20 लाख पे टैक्स कितना बनता है 2 लाख रुपया। तो गवर्नमेंट बोल रही है चलो भैया तुम्हारी ये एस्टिमेटेड इनकम है, इस एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स कितना है 2 लाख रुपया, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोल रही है सुन भाई ये जो 2 लाख रुपया है ना तुमको एक बार में नहीं देना, तुमको देना है क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस देना है। तो साल भर में कितने क्वार्टर हैं, बोला 4 क्वार्टर, तो बोला सुन 4 क्वार्टर तो तुम्हारा 4 इंस्टॉलमेंट हो गया। तो अब जो तुमको टैक्स भरना है वो क्वार्टरली बेसिस भरना है। तो तुम्हारा जो पहला इंस्टॉलमेंट आएगा वो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में आएगा। तो सर फर्स्ट क्वार्टर का एंड का मतलब अप्रैल से जून, पहला क्वार्टर, तो पहला अप्रैल से जून, अप्रैल से जून तो जून का 15, जो लास्ट मंथ होगा उसका 15 तारीख। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा, बोला सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर कब चालू होता है आपका, जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, बोला सितंबर का 15 तारीख में, ये तुम्हारा सेकंड सेकंड इंस्टॉलमेंट। बोला थर्ड इंस्टॉलमेंट, बोला थर्ड इंस्टॉलमेंट तुम्हारा थर्ड थर्ड क्वार्टर, तो थर्ड क्वार्टर आपका होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर के 15 तारीख में। लास्ट क्वार्टर बोला आपका आपका आएगा
जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के 15 तारीख में। तो बोला 4 क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर में तुमको पे करना है, क्वार्टरली बेसिस पे करना है। जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसका 15 तारीख को आपको पे करना है। जून 15, सितंबर 15, दिसंबर 15 और मार्च 15। ठीक है। फिर बोला किस रेट में पेमेंट करना है, इक्वली, बोला इक्वली नहीं, इक्वली नहीं पे करना है। पहला क्वार्टर में पे करोगे 15%, सेकंड क्वार्टर में पे करोगे 30%। ये आगे स्पेस नहीं था, वो जब मैं सम्स कराऊंगा ना तो इसको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। थर्ड क्वार्टर में बोला है 30% और फोर्थ क्वार्टर में बोला है 25%। पहला क्वार्टर 15%, सेकंड और थर्ड बराबर है। पहला क्वार्टर 15%, सेकंड क्वार्टर 30%, थर्ड क्वार्टर 30% और फोर्थ क्वार्टर 25%। याद करने का तरीका मैंने बताया था, 15 30 15 30 30 25, 15 30 30 25। बोलो ना, बोलो ना, 15 30 30 25। शर्मा क्यों रहा है भाई? अभी हम कैसे बोले, कोई पढ़ाई लिखाई में कोई शर्मा नहीं, मुंह से एक बार बोलो। 15 30 30 25, एक बार फिर से बोलो, 15 30 30 25। ठीक है ना? चलो अब हम लोग सम्स करते हैं। अब ये जो मेरा बुक है ना, इस बुक का जो पहला वाला जो सम्स है ना, बिलीव करो बेस्ट सम्स है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम ये सम्स करवाया था ना, तो उसी समय लगा था भाई वन शॉट में ये सम्स कर, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेड वाले स्टूडेंट को ये सम्स कराया हूँ। तो पेड वाले बच्चे के लिए तो रिवीजन हो गया, क्योंकि इसी टाइप का सम्स एग्जाम में बार 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 पूछता है। अब तुम्हारे लिए खुशखबरी है, थोड़ा मेरा वीडियो को सुन लेना ध्यान से। क्या खुशखबरी है? अभी तो मैं ये वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ, तो वन शॉट में तुम्हारा फायदा क्या हो रहा, कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा ना, तो लाइव में कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो लाइव में क्या है, जस्ट एक बार देखो, एक बार रिवीजन तो करा दूंगा कि ठीक है, थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करा दूंगा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिवीजन तो करा दूंगा। पर याद रखिएगा, जितना डेप्थ में मैं वन शॉट में रिवीजन कराऊंगा, तो लाइव में मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। लाइव में बस 5 मिनट में रिवीजन कराऊंगा बेसिक्स का, जितने भी बेसिक्स हैं उसका, क्योंकि लाइव का मतलब क्या होता है। अब मान लो टैक्स एग्जाम 15 तारीख को, एज्यूम कर लो 15 तारीख को टैक्स एग्जाम है, तो मैं लाइव कब कराऊंगा? 12 को कराऊंगा या 13 को कराऊंगा? 12 13 को कराऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा मैं रिवीजन करा के डायरेक्टली सम्स कराऊंगा। तो अगर आप वन शॉट सीरीज अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करोगे, तो आप लाइव अच्छे से कर पाओगे। तो स्ट्रेटजी यही है कि वन शॉट में तुमको बेसिक्स देना है, बेसिक्स देना है, 2 3 क्वेश्चन कराना है, चैप्टर पे कमांड आ गया, लाइव में 2 3 सम्स और करा देना, आंख बंद करके एग्जाम देने बैठ के चल जाना भाई। ऊपर वाले की महिमा रहेगी, तो जो पढ़ाएंगे उसके अंदर ही आ जाएगा। बाकी भगवान नहीं, मैं भी भगवान नहीं हूँ। ठीक है? जो बोलते हैं श्योर शॉट ये क्वेश्चन आएगा, या तो भगवान होंगे या तो उनका सेटिंग होगा। हम नहीं बोलते श्योर शॉट आएगा, जस्ट बिकॉज इंसान हूँ, इंसान का एक लिमिटेशन है। पर मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जो पढ़ा दूंगा उसी टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। बाकी आपका किस्मत और हमारा किस्मत मैटर करता है। ठीक है, चलिए, जो है सच मैंने बोल दिया। क्वेश्चन वन आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ रहेगा। पीडीएफ में आपको क्वेश्चन 1, मतलब जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है ना? बोल रहा है एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी, एज 54। अभी एज वाला मैटर क्यों आया? क्योंकि पता है 60 ईयर के बाद थोड़ा सा टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन अलग होगा। तो मैं तुमको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ बिलो 60 और एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आफ्टर 60। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ। तो एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी इज एज 54, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द ईयर 24-25 आर एज फॉलोज। ठीक है, उनकी इनकम वाली प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 59,500। अच्छा, एडवांस टैक्स मैंने एक बात बताना मैं भूल गया था। अगर किसी की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, तो उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। एडवांस टैक्स के क्राइटेरिया में वो आ जाता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप मैक्सिमम देखिएगा ना, लोग मैक्सिमम जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, वो क्या करते हैं, साल भर पैसा कमाते हैं और नेक्स्ट ईयर में टैक्स भरते हैं। तो वो एडवांस टैक्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं। एडवांस टैक्स एक्चुअली बनाया गया है बड़े बड़े बिजनेस बिजनेस लोगों के लिए बनाया गया है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े फर्म है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, HNI। शार्क टैंक में देखे हो ना, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं पैसे वाले, उनके लिए एडवांस टैक्स बनाया गया, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, इनकी टैक्स भी अच्छा खासा बनता है। ठीक है? तो एडवांस टैक्स जो बनाया गया है वो HNI लोग के लिए बनाया गया है। अगर उसमें एक आदमी भी आ जाता, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पर्सन आ गया, जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 के ऊपर है, तो वो एडवांस टैक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। मान लो आपके पापा बिजनेस करते हैं और वो ITR भरते हैं,
और आईटीआर में अपनी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा दिखाते हैं, तो वो एडवांस टैक्स के चक्कर में आ जाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब जो मिस्टर एक्स ने किया था ना, कि जब ईयर चालू होगा तो उनको एस्टिमेट करना पड़ेगा, फिर ईयर जब खत्म होगा, ठीक है, तो उनको 4 क्वार्टर का पेमेंट करना पड़ेगा, वो आपके पापा को करना पड़ जाएगा। तो एडवांस टैक्स हमेशा एक चीज याद रखना, जिसकी टैक्स लायबिलिटी लिख लो, इफ एसएससी, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो, इस लिख लो, इफ एसएससी, if SEC has tax liability, if SEC had tax liability, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, if SEC had tax liability more than 10,000, greater नहीं, more than 10,000, if SEC had tax liability more than 10,000, advance tax will be applicable। अगर SEC की इनकम 10,000, अगर SEC की टैक्स लायबिलिटी, इनकम नहीं, अगर SEC की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स अप्लीकेबल होगा। लिख लो, जो ये लिख लो, नहीं नहीं, मोर देन था, मैंने ठीक ही लिखवाया था, मैं बस वेरीफाई कर रहा था, मोर देन था गाइस, ये मोर देन था, हाँ, मतलब ग्रेटर देन 10, ग्रेटर मतलब ग्रेटर देन और इक्वल 10,000, ठीक है, ओके। मैं एक बार तुमको लिखवाई दे रहा हूँ, रुको एक मिनट, रुको रुको, मैं साथ में लिखवा दे रहा हूँ। एडवांस्ड, एक मिनट में, मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, मैं जो लिखवा रहा हूँ वो मैंने ठीक ही लिखवाया था, वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल 10,000 था, वही मैं देख रहा था कहीं गड़बड़ तो, मैंने ठीक ही लिखवाया था। एडवांस टैक्स वन शॉट, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखो, मेरे साथ लिखो तो, कंडीशन फॉर एडवांस टैक्स, या अप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स। पहला कंडीशन है, इफ टोटल टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल 10,000, या तो टैक्स लायबिलिटी 10,000 है या 10,000 से ज्यादा है, इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन ए फाइनेंशियल ईयर, देन एडवांस 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 टैक्स प्रोविजन विल अप्लाई या शैल अप्लाई। दूसरा, इफ एसएससी हैज पीजीबीपी इनकम, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जो एचएनआई होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिजनेस करते हैं, उन्हीं के लिए एडवांस टैक्स बनाया गया, आम आदमी के लिए नहीं बनाया गया। तो जो सैलरी वैलरी देते हैं उनका टीडीएस करता है, वो एडवांस टैक्स नहीं होता है। तो अगर ये दो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप एडवांस टैक्स की कैटेगरी में आओगे। पहला, इफ टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा इन एनी फाइनेंशियल ईयर, देन एडवांस टैक्स प्रोविजन शैल अप्लाई, मतलब आपके ऊपर एडवांस टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपके साल भर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 है या उससे ज्यादा है, 10,000 है या उससे ज्यादा है, टैक्स लायबिलिटी, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी इनकम कुछ भी हो पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 है, टैक्स लायबिलिटी मतलब जो टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हो, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 है या उससे ज्यादा है, तो आप एडवांस टैक्स के कैटेगरी में आते हो। आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। और एडवांस टैक्स का प्रोविजन क्या है, पहला वही इनकम एज्यूम करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 4 इंस्टॉलमेंट में तुमको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन बोला है, अगर आपके पास पीजीबीबी मतलब बिजनेस इनकम, पीजीबीबी मतलब क्या होता है, पीजीबीबी मतलब होता है आपके पास बिजनेस इनकम। अगर आपके पास बिजनेस इनकम है
अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो एडवांस टैक्स आपके लिए क्या हो गए, अप्लीकेबल हो गए। तो दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए पूरे साल भर में, और दूसरा आपके पास बिजनेस इनकम होना ही चाहिए। मान लो मेरी टैक्स लायबिलिटी है 10,000 या उससे ज्यादा, पर मेरे पास पीजीबीपी वाली इनकम नहीं है, तो मेरे ऊपर एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अगर एडवांस टैक्स की कैटेगरी में आना है तो आपके पास बिजनेस इनकम आना पड़ेगा। आपके पास बिजनेस पीजीबीपी वाली इनकम आपके पास होनी चाहिए, प्रोफेशन वाली इनकम, सर्विस वाली इनकम, गुड्स वाली इनकम, ये होनी चाहिए तब जाकर। तो अगर आप ये दो कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स अप्लीकेबल है, अदरवाइज आप नॉर्मल टैक्स भरिए। मान लो आपके पापा है कहीं पे जॉब करते हैं या भैया कहीं पे जॉब करते हैं, तो उनकी तो पीजीबीपी इनकम नहीं है, उनकी तो एक ही सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इस केस में वो एडवांस टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर अगर भैया सैलरी भी कमा रहे हैं और पीजीबीपी इनकम भी कमा रहे हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, 10,000 है या उससे ज्यादा है, तो वो एडवांस टैक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये दो कंडीशन है जहां पे एडवांस टैक्स अप्लीकेबल होता है। ठीक है, ठीक है, लिखो ये पॉइंट नंबर 1 लिखो, स्टेप्स टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स, स्टेप्स टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स। पहला पहला आपको निकालना पड़ेगा टोटल इनकम, ठीक है। दूसरा आपको निकालना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी, और तीसरा आपको एडवांस टैक्स पेड क्वार्टरली बेसिस में, ठीक है ना। ये तीन है एडवांस टैक्स का, ये तीन करना अपने को, तीन काम करना। पहले क्या निकालना है, हमारा स्टेप 1 क्या है, टोटल इनकम। स्टेप 2 क्या है, टैक्स लायबिलिटी। स्टेप 3 क्या है, एडवांस टैक्स को पे करना है क्वार्टरली बेसिस में, ये हमारा स्टेप 3 है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 1, लिख लो फटाफट, लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, वीडियो पॉज अगर छूट गया तो वीडियो पॉज करके लिख लो। आइए क्वेश्चन वन करते हैं, आइए क्वेश्चन 1 करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उनकी पीजीबीपी वाली इनकम कितनी, 59,500। समझ गया ना पीजीबीपी क्यों बोला, क्योंकि जब तक वो पीजीबीपी वाली इनकम नहीं कमाएंगे तब तक उनके ऊपर एडवांस टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपके पास एक बिजनेस इनकम होना ही चाहिए। फिर उनके पास प्रोफेशन वाली इनकम है, देखो आ गया ना पीजीबीपी। पहला था एचपी वाली इनकम, दूसरा क्या था, प्रोफेशन वाली इनकम, तीसरा था उनका अदर सोर्स वाली इनकम। फिर बोल रहा मिस्टर मुखर्जी इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80G। उनके पास दो डिडक्शन है, 80C का 80G। तो जब भी बोलेगा ना उनके पास डिडक्शन है 80 सीरीज का, तो समझिएगा ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है। देखो अभी तो तुम लोग को बहुत पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है भाई, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, तो जब मैं टोटल इनकम चैप्टर, फर्म चैप्टर, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, तो बस पढ़ते रहो भाई, और थोड़ा सपोर्ट करते रहो। अगर तुम थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा सपोर्ट दिखता है भाई। अगर तुम वीडियो में कमेंट करते हो, लाइव लाइक करते हो वीडियो को, अपने दोस्त को वीडियो शेयर करते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो वन शॉट सीरीज में देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं पेड कोर्सेज पढ़ाता हूँ वैसा ही मैं वन शॉट में पढ़ाऊँ। मेरे पेड कोर्स वाले बच्चे भी एग्री करेंगे कि ज़्यादा डिफरेंस उनको नहीं दिख रहा होगा। तो तुम्हारे लिए इतना मेहनत करूंगा, तो 6 महीने का सिलेबस 10 दिन में कंप्लीट करूंगा, तो तुम्हारा सपोर्ट तो बनता है, ठीक है भाई। मिस्टर मुखर्जी इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80G अमाउंटिंग 72,100, 10,500। तो 72,100 उनका 80C का डिडक्शन है, और 10,500, 10,500 उनका 80G का डिडक्शन है। उनका जो टीडीएस है वो कटा है 10,325 रुपया। तो टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स। तो टीडीएस आपका पहले ही कट जाता है, आपका जो टीडीएस है वो आपका पहले ही कट जाता है। टीडीएस का केस क्या होता है, जैसे नॉर्मली सैलरी वगैरह होती है ना, तो जो आपकी सैलरी आती है, तो अगर सपोज आपका पैकेज है 12 लाख रुपया, तो देखा जाए 1 लाख रुपया पर मंथ आपका सैलरी हुआ, पर आपके जो हैंड में आएगा सपोज 90,000 आया, तो सपोज 1 लाख सैलरी था लेकिन जो सैलरी इन हैंड
हैंड में जो सैलरी आया 90,000 आया, तो 10,000 रुपये में देखिए बहुत कुछ कटा होगा, उसमें देखना टीडीएस भी कटा होगा, उसमें ईएसआई भी कटता है, पीएफ का पैसा कटता है, टीडीएस भी कटता है। तो टीडीएस आपका क्या होता है, पहले ही कट जाता है, ठीक है। तो टीडीएस कटा है 10,325। टीडीएस और कहाँ कहाँ कटता है आपका, जब सेविंग अकाउंट में देखिए, जब आप लोग को भी अपना पासबुक चेक करिएगा, तो जब सेविंग अकाउंट में पैसा आता है ना, जो जो सेविंग अकाउंट में आप इंटरेस्ट कमाते हो, आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, बैंक उसके ऊपर क्या देती है, इंटरेस्ट। तो देखिएगा जो भी आपने पैसा रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आफ्टर टीडीएस होता है। तो अगर आप बैंक से बोलोगे ना कि मेरा साल भर में आपने कितना टीडीएस काटा है, वो आपको एक पीडीएफ भेज देगा कि सर जी ये देखिए आपका साल भर का टीडीएस, आप किसी बैंक से मांगे दे देगा। तो टीडीएस में वही होता है कि जो जो सप्लायर है, जो काइंड ऑफ ओनर है, वही आपका टीडीएस काट लेगा, पहले से काट लेगा, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर मुखर्जी, ही इज अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। नॉर्मली जो एडवांस टैक्स का क्वेश्चन आएगा वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आएगा, 99.99% ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आने वाला है, ठीक है। तो अब इनकी इनकम निकालते हैं। तो पहली उनकी इनकम कौन सी थी, पहले इनकी इनकम कौन थी, हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम थी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो पहले इनकी टोटल इनकम निकालेंगे। तो क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, ठीक है। तो पहला स्टेप वन क्या था, टोटल इनकम निकालना। स्टेप वन क्या था, टोटल इनकम निकालना। स्टेप टू क्या था, टैक्स लायबिलिटी। स्टेप थ्री क्या था, एडवांस टैक्स पेड क्वार्टरली बेसिस, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 24-25, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कौन सा ईयर आपका, 24-25 है ना। हाँ, तो फॉर द फॉर द प्रीवियस ईयर, पीवाई प्रीवियस ईयर 24-25, एंड असेसमेंट ईयर क्या होगा, 25-26, ठीक है। तुम ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे चलेगा, बोल रहा हूँ दोबारा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो पहले लिखोगे इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम एचपी। एग्जाम में पूरा लिखोगे, हाउस प्रॉपर्टी लिखोगे, एग्जाम में पूरा लिखोगे हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। 59,500। फिर बोल रहा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 7,63,000, 7,63,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है भाई, 35,700, 35,700। टोटल इनकम जोड़ो, सोचो कैलकुलेटर देना, टोटल इनकम जोड़ो, 59, साथ में जोड़ना, हाँ, 59,500, 7,63,000, सॉरी गलती हो गया, 15,500 प्लस 7,63,000 प्लस 35,700 कितना आ रहा है, 8,58,200, 8,58,200 आ रहा है, 8,58,200, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको अपने प्यार से बोलते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन, सॉरी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो इसमें दो डिडक्शन है, एक है अंडर सेक्शन 80G और एक है अंडर सेक्शन 80C है। देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, हाँ 80C है और 80G है। 80C का है
72,100 और एटीजी का है 10,500। तो एटीजी मैंने पहले लिखा था 10,500 और एटीसी का था तुम्हारा 72,000। 10,500 प्लस 72,100 कितना रहा है? 82,600। ये हम लोग डिडक्शन माइनस कर दिए। 8,58,200। तो हमारा टैक्सेबल इनकम आएगा 775600। 775600। या होपफुली आपका भी सेम आया होगा। टैक्सेबल इनकम मतलब इसी इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल इनकम निकालने का तरीका क्या हो गया? पहले सारा इनकम को ऐड करो, फिर सारे डिडक्शन को माइनस कर दो, आ गया आपका टैक्सेबल इनकम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला स्टेप हमारा डन। याद करो ये था हमारा पहला स्टेप, हमने डन किया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? टैक्स लायबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब स्टेप 2, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। अब अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट क्या है वो देख लो। यहां लिखेंगे फ्रॉम ऑन द अमाउंट। ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी। ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है ना, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, देखो मैं ना ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो तुम्हारे हर चैप्टर में मदद करने वाला है। और ये वीडियो ना मैं कल परसों में डाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मेरे दिमाग में आया, क्यों बताओ? क्योंकि चाहे तुम एडवांस टैक्स पढ़ो, चाहे तुम इंटरेस्ट पढ़ो, चाहे तुम डिडक्शन पढ़ो, चाहे तुम टोटल इनकम पढ़ो, चाहे तुम फर्म पढ़ो, हर जगह ये ओल्ड टैक्स रिजीम का टैक्स रेट जो स्लैब होता है और न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट है वो तुमको जानना चाहिए। तो उसका एक प्रॉपर पीडीएफ और एक प्रॉपर वीडियो सेपरेटली वो बना के मैं तुमको भेज दूंगा। ठीक है। और पीडीएफ तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम। ठीक है। तो फिलहाल मैं बताता हूँ कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है। 0 to लेकर के 2.5 लाख रुपया पे कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आप जीरो से लेकर के 2.5 लाख रुपया कमाते हो तो जीरो से लेकर 2.5 लाख का डिफरेंस क्या होगा? 2.5 लाख मतलब 2,50,000। उस पर टैक्स रेट क्या है? नील। उसके ऊपर लायबिलिटी क्या है? नील। अब 2,50,001 रुपया, लास्ट में वन लगाते हैं, 2,50,001 रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया तक, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2,50,000। ठीक है। इस पर जो टैक्स रेट है वो 5% है और इस पर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो 12,500 का आएगा। इस पर जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो 12,500 का आएगा। ठीक है। अब 5 लाख एक से लेकर के 2, अगर 10 लाख है तो 10 लाख, 10 लाख पे जो रेट है मतलब 5 से लेकर 10 लाख के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 5 लाख का आएगा। तो अगर मान लेते हैं इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 17 लाख होती, फॉर एग्जाम्पल 17 लाख, ऐसे तो इनकी 7 लाख समथिंग है। अगर ये 17 लाख होती तो हम लोग क्या करते हैं, 5 लाख से करते हैं 10 लाख रुपया, करते ऐसा। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 5 लाख। और यहाँ पे टैक्स रेट कितना है? 10%। यहाँ पे 20%। यहाँ पे लाइबिलिटी आई 1 लाख रुपीज आती है। फिर 10 लाख 1 से लेकर के जो डिफरेंस आ रहा था 17,75,000, ये यहाँ पे समझ गया ना, ऐसे करते। ठीक है। बट इनकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम है, अच्छा, पांच इस ओल्ड टैक्स में दो ही रेट है, तो 3 रेट है। एक 5 5 लाख अप टू 5 लाख 5% का रेट है, मतलब 0 to 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पे
आपका 5% का टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख पे 20% का टैक्स है। और मोर देन 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स है। मोर देन 10 लाख 30% का टैक्स है। बस यही है। ठीक है, बाकी एक वीडियो बना दूंगा। 5 लाख से 5 लाख से कितनी इनकी इनकम है, उनकी इनकम कितनी है, 7 लाख, 7,75,600। उनकी कितनी इनकम, 10 लाख से कम है ना, तो जब 10 लाख से कम रहेगा तो जितना इनकम उनकी होगी दिखा देना। सपोज ये 8 लाख होता तो 8 लाख लिखते, सपोज ये 9 लाख होता तो 9 लाख लिखते। अगर 10 लाख से कम है तो जितनी इनकम होगी पूरा दिखा देना। 5 लाख वन, यहाँ वन होगा, 5 लाख वन से लेकर के 7,75,600। तो डिफरेंस कितना आएगा, 2,75,000 का डिफरेंस आ रहा है, 2,75,600 का डिफरेंस आ रहा है। इस पर 20% का रेट है। 2,75,600 का 20% का रेट है, 55,120 रुपया। 55,120, 55,120। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं भैया 12,500। तो उनकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही 67,620, ये उनकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है। ये उनकी क्या है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है। अब हमको इसी में ऐड करना है, ठीक है ना। ये क्या, उनको लिख देते हैं यहाँ पे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अलग से दिखा देते हैं इसको। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 67,620, 67,620। जो टीडीएस वो ऑलरेडी पे की है वो तो हटाना पड़ेगा ना। जो अच्छा, पहले ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में उन और ऐड करेंगे हेल्थ एजुकेशन सेस, HEC। HEC का फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ, हेल्थ एजुकेशन सेस। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ना 4% लगाई। HEC कितना परसेंट है, ये गवर्नमेंट 4% लगाई है। ठीक है, 4%। तो HEC कितना है, 4%। तो जो तुम्हारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है, जो तुम्हारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है उसका 4%। ठीक है, तो ग्रॉस लायबिलिटी 4%, इसका 4 कितना आ जा रहा है, 2704.8। तो 5 कर सकते हो ना, 2705 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2705 कर दो, 2705। तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आफ्टर HEC कितना, 70,300। ठीक है ना। अब देखना, ये जो गवर्नमेंट बोल रही है ना कि जो तुम्हारा ग्रॉस, ग्रॉस मतलब तुम्हारी टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये तुम्हारी टोटल टैक्स लायबिलिटी है। तो जो भी तुम्हारा टोटल टैक्स लायबिलिटी है ना, इस टोटल टैक्स लायबिलिटी का 4% तुमको देना पड़े हेल्थ एजुकेशन सेस। पता है, इस देश में ना सब लोग सरकारी हॉस्पिटल के लिए, सरकारी स्कूल्स के लिए, सरकारी कॉलेजेस के लिए हेल्थ एजुकेशन सेस, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जो लोग भी टैक्स पे करते हैं ना, उसमें 4% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ये रूल है। तो आपको जो भी आपकी, अगर आपकी 1 रुपए भी टैक्स लायबिलिटी आती है ना, उस 1 रुपए पे ये 4% लग जाएगा। अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी मान लो 100 रुपए आ रही है, तो 100 का 4% मतलब मेरे को 4 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट जो 4% मांग रही है ना, वो सरकारी हॉस्पिटल के लिए मांग रही है और सरकारी स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए मांग रही है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है उस पर 4% तुमको ये ऐड करना पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, तो तुम्हारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आफ्टर हेल्थ एजुकेशन सेस कितना आ गया, 70,325। अब तुमने जो टीडीएस पे किया था, टीडीएस, टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स। टीडीएस क्या होता, देखो टीडीएस क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स मतलब ऐसा टैक्स जो सोर्स से डिडक्ट हो गया। जैसे बैंक है, बैंक में आपने सेविंग रखा था, सेविंग में आपने कमाया इंटरेस्ट, तो बैंक वाले ने टैक्स काट लिया। ऐसे ही आपकी सैलरी आ रही है, तो सैलरी आप कमा रहे हो, तो सैलरी कहाँ से आ रहा है, कंपनी से आ रहा है, तो कंपनी ने आपका टैक्स काट लिया। तो जो सप्लायर है, जो ओनर है, जो मालिक है, मालिक ही टैक्स काट ले रहा है। मतलब पेमेंट करने से पहले मालिक ही टैक्स काट ले रहा है, उसको बोलते हैं टीडीएस।
तो कंपनी क्या करती है, टीडीएस पहले काट लेती है, सैलरी देने से पहले टीडीएस काट लेती है। क्यों काटती है, उसके बहुत सारे रीजंस है, वो टीडीएस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ऐसे बैंक वाला है, इंटरेस्ट देने से पहले टीडीएस काट लेता है। तो टीडीएस भी तो भाई टैक्स होता है। तो ऑलरेडी मेरा टैक्स लायबिलिटी ये था 70,325, जिसमें से मेरा टीडीएस कटा है 10,325, तो ये भी तो टैक्स कटा है। तो जो टीडीएस कट चुका है माइनस कर दो, तो लेस कर दो टीडीएस, 10,325, 10,325। तो अब आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है, जो आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है, वो कितना आ गया, 60,000। ये आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी। और इसी नेक्स्ट नेट टैक्स लायबिलिटी पे आप क्या देंगे, इसी नेट नेट टैक्स लायबिलिटी क्या देंगे आप, एडवांस टैक्स देंगे। तो अब हम लोग का स्टेप 3, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, ठीक है। ये हो गया डेट, ये हो गया डिटेल्स, डिटेल्स बोल दो या वर्किंग बोल दो या पर्टिकुलर बोल दो, जो तुमको अच्छा लगे बोल दो। कोई एक लिखना एग्जाम में, अमाउंट। ठीक है। अब 4 डेट है, 15/6/24। सेकेंड डेट है 15/9/24। थर्ड डेट है 15 दिसंबर 24। और लास्ट डेट है 15 मार्च 25। ये लास्ट डेट है। तो पहला क्या था, 15% ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी, कितना, 60,000। फिर दूसरा क्या है, 30% ऑफ 60,000। तीसरा क्या है, 30% ऑफ 60,000। 25% ऑफ, ये आपका अल्टरनेट, ये मेथड 1 है। ठीक है, मेथड 1 है। अब मेथड 2 भी करा दूंगा इसके बाद। तो इसको अगर मेथड 1 फॉलो करोगे ना, तो कैसे क्या करना, कैलकुलेटर में जो भी बताऊंगा, कैलकुलेटर में बताऊंगा, कैलकुलेटर में लिखना, कैलकुलेटर में लिखना 60,000, फिर इंटू इंटू, फिर करना 15%, फिर करना 30%, बीच में कोई इक्वल नहीं है, फिर करना 30% और फिर करना 25%। ठीक है, ऐसे करना। 60,000 दो बार मल्टीप्लाई, दो बार इंटू करना, 1 2 हो गया। फिर करेंगे 15%, कितना आएगा, 9,000। फिर करना 30%, 18,000। फिर करोगे 30%, 18,000। फिर करोगे 25%, 15,000। और पूरे साल भर का एडवांस टैक्स आपका हो जाएगा 60,000। ठीक है। तो ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला देखिएगा, 60,000 है। ठीक है, दो बार मल्टीप्लाई, दो बार इंटू इंटू, फिर करोगे 15%, 30%, 25%, तो ये अमाउंट आ जाएगा। करके देखो ना, 60,000, कैलकुलेटर में 60,000 लिखो, 60,000 दो बार मल्टीप्लाई करो, इंटू इंटू, अब करो 15%, ये आएगा। फिर करो 30%, लिखो ना 30%, फिर आएगा। फिर करो 30%, फिर आएगा। फिर लिखो 25%, फिर ये आएगा। क्लियर है। अब मेथड 2 करा दे रहा हूँ उसका। एग्जाम में तुम दोनों में से कोई मेथड फॉलो कर लेना, पर मतलब ज्यादा प्रिफरेबल लोग यही बोलते हैं। थोड़ा सा इसका वर्किंग ज्यादा है ना, तो ज्यादा लोग बोलते हैं यही प्रिफर करना चाहिए, मेथड 2 प्रिफर करना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम रहे तो मेथड 2 प्रिफर कर लेना, और क्या। मतलब ज्यादा टीचर्स भी मैंने देखा है कि मेथड 2 ज्यादा प्रिफर करते हैं। गलत कुछ भी नहीं, आंसर वही आएगा, पर ज्यादा प्रिफरेबल क्या है, मेथड 2। ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स मेथड 2 ही कराते हैं, मेथड 1 कराते ही नहीं है। ठीक है,
और मैं तुमको दोनों करा दे रहा हूँ, तुमको जो अच्छा लगे। पर अगर तुम, मैंने इवन क्लास में बोला था, इवन मैंने क्लास में बोला था कि अगर तुम बोलो सर आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, तो मैं बोलूंगा मेथड टू करना। क्यों? क्योंकि मेथड टू में थोड़ा वर्किंग है, तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा ने मेहनत किया है, तो उसको 10 में 10 देने में संकोच नहीं आएगा वो। बाकी बात सब वही है। अच्छा, इसमें डेट का कलम तो छोटा ही बनाना तुम लोग, क्योंकि वर्किंग ज्यादा है ना, डेट का कलम छोटा ही बनाना। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो पहला 15/6/24 क्या था? 15% ऑफ 60,000। कितना आया था भाई? 9,000 आया था। मैं 9,000 लिखा, पहला में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा था आपका 15/9/24 में, इसमें था 45%, 45% ऑफ 60,000 माइनस, माइनस अर्लियर टैक्स आपने कितना पे किया था? 15% ऑफ 60,000 माइनस अर्लियर टैक्स पेड। तो अर्लियर आपने क्या पे किया था? 15%। तो आपको फिर यही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 60,000 का 45% का तो कितना आ रहा है? 27,000 आ रहा है। 27,000 माइनस इसका आ रहा है 9,000 रुपया। 9,000 रुपया, 27,000 माइनस 9,000 कितना? 18,000 ही आएगा। आंसर तो वही आएगा। अब लिखेंगे 15 दिसंबर 24। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे 75% ऑफ 60,000 माइनस अर्लियर टैक्स पेड। तो अर्लियर आपने क्या पे किया था? ये वाला, पहला आपने ये पे किया था, अब अर्लियर, अर्लियर टैक्स पेड। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं ना, रुको मैं, इसको अपने बोलते हैं टैक्स पेड। ठीक है, तो एक काम करना, तुम यही लिखना है यहाँ पे, ये हटा दो, कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, कंफ्यूज, ये काट दो, ये काट दो। बस वहां पे लिखना अर्लियर टैक्स पेड, अर्लियर टैक्स पेड। ठीक है, बस ये लिखना अर्लियर टैक्स पेड। तो अर्लियर मतलब पिछला टैक्स कितना पे किया था? 9,000। तो ऐसे लिखना 45% ऑफ 60,000 माइनस अर्लियर टैक्स पेड। ये कैलकुलेशन मत दिखाना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, बिलीव करो कंफ्यूजन हो जाओगे। और अभी एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है कंफ्यूजन दूर करने का। बेटर तुम्हारे लिए होगा अर्लियर टैक्स पेड लिखना। ठीक है, तो मैं वही लिख दे रहा हूँ, मैं वही लिख दे रहा हूँ। स्पेलिंग हो सकता है मेरा गलत हो, पर देख लेना, अर्लियर टैक्स पेड। तो 45% आएगा 27,000। अर्लियर कितना पे किया था? अर्लियर मतलब पास्ट, पिछला कितना पे किया था? पिछला 9,000 पे किया था। तो 75,000 और 60,000 माइनस अर्लियर, अर्लियर टैक्स पेड। तो 60,000 का 75% कितना होगा? 45,000। अर्लियर मैंने कितना पे किया था? पिछला मैंने कितना पे किया था? 18,000। अरे बोलो ना, पिछला मैंने कितना पे किया था? 18,000 और 9,000 दोनों मिला के पे किया था। तो अर्लियर 9,000 प्लस 18,000, 18,000। ठीक है, अर्लियर मतलब पिछला, पिछला आपने ये दो पे किया था, तो 9,000 फर्स्ट में पे किया था, 18,000 आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट था। 9,000 आपका पहला इंस्टॉलमेंट पे किया था, और सेकंड, आप सेकंड पे किया था 18,000। तो अर्लियर मतलब पिछला टैक्स आपने जो पे किया, तो ये आपका दो पिछला है। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या हो गया? 15 मार्च 24। 100% ऑफ 60,000 माइनस अर्लियर टैक्स पेड। अर्लियर में क्या पे किया था? 9,000 पहला इंस्टॉलमेंट, 18,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और 18,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो 60,000 माइनस 9,000 माइनस 18,000 माइनस 18,000 कितना आया? 15,000 रुपये। ठीक है, यही था मेथड टू, यही था मेथड टू। देखो मैच हो रहा है ना, 9 18 18 15। देखो 9 18 18 15 मैच होगा। अब तुमको जो अच्छा लगे, मैंने बोला ना मोस्ट प्रेफरेबल मेथड ये है। बट अगर तुमको लग रहा है नहीं सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा,
भाई एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो फिर यही करके चलाना, क्योंकि ज्यादा प्रेफरेबल मेथड लोग यही बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर का माइंड सेट है, समझा मेरी बात। मान लो कोई कोई रिजिड टाइप का, क्योंकि पेपर तो बहुत सारे एग्जामिनर के पास आता है ना। अब मान लो कोई रिजिड टाइप का, रिजिड समझता है ना, जिसको लगता है हम ही सही है दुनिया में और बाकी गलत है। बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे हैं। आप देखिएगा बहुत सारा पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, आपके दोस्त का नाम नंबर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपका आपका दोस्त आपका कॉपी देख करके छापा था, उसका मार्क्स बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका नंबर कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आप में नहीं था, प्रॉब्लम एग्जामिनर में था। एग्जामिनर बहुत कुछ एग्जामिनर बहुत रिजिड होते हैं। अब हो सकता है उनको यही मेथड आता है, इस मेथड के बारे में कभी वो सोचे नहीं, या देखे तो इग्नोर कर दिए, ध्यान नहीं दिए। अब वो इसी पे रिजिड है, इसी पे रिजिड है। अब मान लो बच्चा ने ये वाला मेथड करके चला आया, तब उनका दिमाग लगा ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। बोला ना, रिजिड टाइप के कुछ लोग होते हैं। तो बेटर वही है, आप यही मेथड करिए। ये क्या थोड़ा वर्किंग, तुम बताओ ना, देखने में कौन ज्यादा बेटर लग रहा है? देखने में तो ज्यादा बेटर यही लग रहा है कि बच्चा इसमें मेहनत किया है। तो कोशिश करना मेथड टू ही फॉलो करने का, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मोस्ट प्रिफरेबल यही है। बट अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर मेथड वन कर लेना। ठीक है सर जी। ओके। भाई कोई डाउट तो होगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जुड़ना। और मजा आ रहा है ना भाई, कमेंट करके जाना तुम लोग, कमेंट करके ही जाना। ओके। एक क्वेश्चन, ये मैंने अपने स्टूडेंट लोग को बोला था, देखना सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू सेम है। क्वेश्चन थ्री, एक बार क्वेश्चन थ्री में डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन थ्री आइएगा। क्वेश्चन थ्री, टैक्स पेबल इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस। ठीक है, जो भी टैक्स पेबल है इंक्लूडिंग मतलब पहले से ही आपको स्टेप वन और स्टेप टू देकर रखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, स्टेप वन में हम लोग क्या निकालते हैं, स्टेप वन में क्या निकालते हैं, देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में होता है पहले टैक्सेबल इनकम निकालो। ठीक है, फिर उसमें से टैक्स लायबिलिटी निकालो। यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स लायबिलिटी दे के रखा है, मतलब आपका स्टेप वन और स्टेप टू ऑलरेडी करके बैठा है, हमें बस स्टेप थ्री बोला निकालने के लिए। समझा ना? तो बोल रहा है यहाँ पे टैक्स पेबल इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस। और आपको जैसा मैंने बताया, हेल्थ एजुकेशन सेस जिसको अपने बोलते हैं HEC, वो कितना परसेंट है, 4% है, at the rate 4। तो ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर। अब सिचुएशन वन बोल रहा है टैक्स डिडक्टेड एट ए सोर्स, मतलब TDS कटा है 35,000 में। और सिचुएशन टू में TDS कटा है 20,000, 20,560 रुपया। दो सिचुएशन, सिचुएशन वन में TDS कटा है आपका 35,000, और सिचुएशन टू में TDS आपका कटा है 20,560। ठीक है, सिचुएशन वन देख लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोहित शर्मा, ये केस वन है, ये केस टू है। टैक्स पेबल इंक्लूडिंग HEC, अजम्पशन जब भी बोलेगा ना टैक्स पेबल, अगर मान लो इंक्लूडिंग HEC नहीं रहेगा तो अजम्पशन है, अजम्पशन है। अगर तुम लिख लोगे HEC इंक्लूडेड तो अजम्पशन लिख देना, इंक्लूडेड ब्रैकेट में लिखना अजम्पशन। फिर अगर मान लो तुम बोलोगे नहीं सर टैक्स पेबल विदाउट, यहाँ पे लिख देना टैक्स पेबल एक्सक्लूडिंग, मतलब विदाउट HEC ब्रैकेट में अजम्पशन। तो तुम जो अजम्पशन लोगे, यहाँ तो बुक में तो खुल के बोल ही दिया कि इंक्लूड है, मान लो बुक में ये नहीं दिया रहता, अगर ये बुक में नहीं दिया था तो क्या करते, तो आपको अजम्पशन लेना पड़ता कि टैक्स पेबल ब्रैकेट में, अगर तुम ये मानते हो कि HEC इंक्लूड है, ब्रैकेट में लिख देना इंक्लूडिंग HEC हेल्थ एजुकेशन सेस। अगर ये तुम मानते हो नहीं इंक्लूड नहीं है तो वो भी लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, नॉट एक्सक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस, अब ब्रैकेट और एक ओपन करना पड़ेगा अजूम्ड। तो अगर इंक्लूडिंग लिखो तब भी अजूम करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग नहीं है तब भी अजूम करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ बोल दिया, ज्यादातर केस में लोग इंक्लूड मान के ही चलते। तो सिचुएशन वन है, सिचुएशन वन का देखते हैं, पहले सिचुएशन वन का देखते हैं। केस वन में है टैक्स इंक्लूडिंग HEC है 20,000, सॉरी 40,560, और उसमें से TDS, मतलब ये उनका ग्रॉस टैक्स है, ये इनका क्या है, ग्रॉस टैक्स, ग्रॉस टैक्स, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। सॉल्यूशन में दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। डाउनलोड PDF बोल के लिंक होगा ना, उसमें क्वेश्चन भी होगा। जो सॉल्यूशन में दिखाऊंगा ना,
पीडीएफ में ही सब कुछ मिल जाएगा तुमको, सब कुछ रिसोर्स मिल जाएगा, बस तुमको सिंगल पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, तुम टेंशन मत। ठीक। तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है 40,560, तो ये पूरे साल भर का टैक्स है, ये पूरे साल भर का टैक्स है। जो टीडीएस दिए हैं वो माइनस कर दो, कितना टीडीएस दिए हैं, 35,000 टीडीएस दिए हैं, वो माइनस कर दो। तो इनका नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल कितना है, नेट लायबिलिटी कितनी है, 5,560। मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, क्या इनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 है? नहीं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 नहीं है तो आपके ऊपर में एडवांस टैक्स के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। यही चीज लिखा केस 1 में, सिंस अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल इज लेस देन 10,000, एसएसी इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। आप एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकते। आइए केस 2 की बात करूं। ये 40,560 है, इसमें से टीडीएस कितना माइनस किया है, 20,560, इसमें टीडीएस माइनस कर दिया है। तो नेट टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है, 20,000 हो रहा है, जो कि 10,000 या उससे ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, एडवांस टैक्स अप्लीकेबल होगा। कोई बात नहीं, अब इस 20,000 को वही 30%, 15%, 30%, 30%, 25%, देख लो यहाँ पे। अल्टरनेट वर्किंग, अल्टरनेट वर्किंग टू, पहला में क्या हो गया, 15% ऑफ 20,000 3,000, 30% ऑफ 20,000 60,000, 30% ऑफ 20,000 5,000, 25% ऑफ 20,000 5,000। और मेथड 2 देख लो, 15% ऑफ 20,000 3,000, फिर 45% ऑफ 20,000, 45% ऑफ 20,000 माइनस अर्लियर टैक्स पेड, तो अर्लियर में 3,000 पे किया था, 3,000 माइनस कर दिया, आया 6,000 रुपया। थर्ड देख लो, 75% ऑफ 20,000 माइनस अर्लियर टैक्स पेड, दोनों को मिला के कितना पे किया था, 9,000, इसलिए 9,000 माइनस कर दिया तो 6,000 आ गया। फिर 100% ऑफ 20,000 कितना आएगा, 20,000 आएगा, माइनस अर्लियर टैक्स पेड, इन तीनों को पे कर दो, तो 3,000 6,000 प्लस 6,000 कितना पे किया था, 15,000 पे किया था अर्लियर में, 15,000 माइनस कर दिया, आएगा 5,000। चाहे तुम मेथड 1 फॉलो करो चाहे मेथड 2। ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके देख लेता हूँ और कौन सा क्वेश्चन तुमको कराना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। चलो ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है बुक का क्वेश्चन नंबर 4। तो बुक का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन, इसमें एक लॉस का सम्स है, बुक का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर 4, द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर गौरव घोष एज 51 ईयर अंडर द ओल्ड टैक्स रिजिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एज अंडर। बिजनेस इनकम उनका ये है, हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस से लॉस हुआ है, तो जो लॉस होगा ना उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 27,500। ठीक है। अब अभी तक मैंने आपको सेट ऑफ नहीं पढ़ाया, पर एक रूल है कि अगर आपको एचपी में लॉस हुआ है, एचपी में लॉस हुआ है, हाउस ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, तो आप किसी भी हेड के इनकम से, किसी भी हेड के इनकम से आप 2 लाख रुपया का सेट ऑफ कर सकते हैं। और ज्यादातर केस में जो जो बच्चे सेट ऑफ मेरे से पढ़ चुके हैं, पेड वाले बच्चे, उनको तो मैंने बताया है कि ज्यादातर केस में लोग सैलरी यूज करते हैं, सैलरी है नहीं, तो कोई भी हेड से आप 2 लाख रुपए का सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब चाहे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ज्यादातर केस में क्या होता है ना, हम लोग पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सैलरी तो सैलरी से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में लॉस हुआ है, अगर आपको सेल्फ ऑक्युपाइड लॉस हुआ है, तो मैक्सिमम 2 लाख का सेटअप आप कर सकते हैं दूसरे किसी हेड से। पर चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारा सेटअप चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे चीजें और क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये तुम चलो कि ये वाली इनकम हम लोग सेट ऑफ करेंगे, ये वाली जो इनकम है ना इसको हम लोग सेट ऑफ करेंगे। अब तुम सेट ऑफ कहीं से कर सकते हो, पीजीपी से भी कर सकते हो और अदर सोर्स से, इनकम फ्रॉम। मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, मैं एडवांस टैक्स जब सेमेस्टर सॉरी बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये मेरा सेट ऑफ का बुक मतलब पेड कोर्सेज मैंने पढ़ाया, पेड कोर्सेज में देखो, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, सेट ऑफ विथ हाउस प्रॉपर्टी लॉस नो लिमिट, if any loss is still remaining then set off with any other head income subject to maximum 2 लाख रुपए। मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो किसी दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख रुपया। तो तुमको ही पढ़ा देंगे यार, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे लिए भी वन शॉट आ ही रहा धीरे धीरे। ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्सेबल इनकम पर लिखेंगे लॉस फ्रॉम एचपी। लॉस फ्रॉम एचपी कितना लॉस है? 16,000 रुपया। फिर क्या? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 7,99,750। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 7,99,750। 7,99,750। फिर क्या है तुम्हारा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स IFOS कितना? 27,500। 27,500 ऐड करो, सारे इनकम को ऐड करो। 7,99,750 प्लस 27,500 माइनस कर दो 100। आपका GTI कितना आ रहा है? GTI ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आपका कितना आ रहा है? 8,11,250। 8,11,250। ठीक है। TDS है क्या? एज इन द लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड द इन्वेस्टमेंट इन PPF। PPF का मतलब ATC का डिडक्शन। और जैसे ही ATC आ गया मतलब ओल्ड टैक्स की बात हो रही है। जैसे ही ATC आ गया मतलब ओल्ड टैक्स की बात हो रही है। ठीक है। और TDS डिडक्टेड एट ए सोर्स कितना है? 15,350 रुपए ये TDS कटा है। भाई साहब ये ना PPF में इन्वेस्टमेंट किए हैं। PPF जब आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ATC का डिडक्शन मिलता है। अब आपको डिडक्शन चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा तो उसका भी वन शॉट आएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप PPF में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ATC का एटीसी का इन्वेस्टमेंट आपको ATC का आपको मिलेगा। ठीक। तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन PPF 12,000 रुपये। ठीक है। टेस्ट करेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर अंडर चैप्टर 6A। अंडर चैप्टर 6A ATC का डिडक्शन है कितना? 12,000 रुपये। और तो कोई डिडक्शन है भी नहीं। माइनस कर दो 12,000। 7,99,000 ये आपकी हो गई टैक्सेबल इनकम। ये आपकी होगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है। स्टेप 2 क्या था? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। अब अगर वो ATC क्लेम कर रहा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम होगा, याद रखिएगा टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि ATC में ही ATC में ही ओल्ड टैक्स आएगा। ठीक है। जहां पर भी ATC ATG लिखा रहे ना, ATGGC ये सब लिखा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम, तो ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है। इसको तुमको मैं ऑलरेडी फॉर्मेट लिखवा दिया हूँ, वैसे ही करना था फॉर्मेट। जैसे करवाए हैं वैसे ही करना है, ठीक है। 2,50,000 ऐसे नहीं करवाया था, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ पे टैक्स रेट है कितना परसेंट? 12,500। फिर 5,00,000 एक से लेकर के 7,99,000। तो कितना डिफरेंस आएगा? 2,99,000। कितना परसेंट? 20%। 2,99,000 का 20% कितना आ रहा है? 59,850। इसमें ऐड कर दो 12,500। 7,2,3,3। अब इसी में ऐड कर दो HEC @4%। इसका पहले 4% निकालो। 2,890। इसका 4%। 7,2,350 का 4%। ठीक है। 75,000
एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ये आपकी होगी ग्रॉस लायबिलिटी, ये हो जाएगा आपकी ग्रॉस लायबिलिटी। $75,254 ये आपका हो गया ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, तो 2.5 लाख पे नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स 12,500, 5 लाख से लेकर के 7,99,250 पे आपका 20% का टैक्स है, तो ये अमाउंट आएगा। HEC तो जो इन दोनों को ऐड किया इसी पे, इसी पे 4% का HEC हेल्थ एजुकेशन सेस, इस अमाउंट दोनों को ऐड कर दिया, आगे आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी क्लियर है। अब हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अच्छा ग्रॉस टैक्स, अब इसमें से लेस करना था ना TDS, तो लेस TDS पेड। जो TDS पेड, कितना TDS पे किया था? 15,350, 15,350, 15,350 पे करना था, माइनस कर दो 15,300, 59,894, 59,894, यही आपका हो जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी, या इसी को बोलेंगे एडवांस टैक्स टू बी पेड, एडवांस टैक्स टू बी पेड। मतलब आपको इसी लायबिलिटी पे एडवांस टैक्स पे करना, दोनों लिख सकते हो आप, नेट टैक्स लायबिलिटी भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो एडवांस टैक्स टू बी पेड, मतलब यही पोर्शन आपको एडवांस टैक्स में पे करना है। ठीक है, अब लैब तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर आ जाओ। तीसरा नंबर में क्या क्या है? एडवांस टैक्स पेबल, एडवांस टैक्स पेबल, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 15 मार्च, ईयर क्या था? 24-25, 15 मार्च 24, 15 15 जून, सॉरी 15 जून 24, 15 सितंबर 24, 15 दिसंबर 24, और आपका हो गया 15 मार्च 25। ठीक है, 15%, 15%, 30%, 30%, 30%, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, पर कोशिश करना तुम मेथड 2 सॉल्व करने का एग्जाम में, ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। हाँ, इंटू इंटू 15%, 8984, 8984। ठीक है, फिर 30%, 17,968, 17,968, 17,968, 25%, 14,7, 14,974, 14,974। ठीक है, 14,974 ये था एडवांस टैक्स पेपर। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब तुम लोग को ना मैं एक न्यू टैक्स रिजीम का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, न्यू टैक्स रिजीम का क्वेश्चन, न्यू टैक्स रिजीम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5, ये हमारा न्यू टैक्स रिजीम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला ही नहीं है, देखो ना, मिस्टर फतीना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन A64 furnish the following particular for the year ended March 31st 2025, टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम, मतलब इनकी जो टोटल इनकम है वो लॉटरी इनकम को छोड़ करके है 15,00,000, 15,10,000 रुपया। लॉटरी इनकम रिसीव ड्यूरिंग अप्रैल 2024 63,000 नेट ऑफ 30% टैक्स, मतलब 30% टैक्स काट करके दिया, तो 63,000 जो मिला है वो 30% टैक्स काट के दिया है, तो 70 के बराबर होगा, इनटू कर देंगे 100, तो हमारा जाएगा टैक्स। तो 63,000 वो 70 के बराबर है, इनटू कर देंगे 100, 90,000, तो मतलब लॉटरी जो इनकम थी वो 90,000 थी, जो लॉटरी इनकम थी वो 90,000 थी, उसमें से 30% कट जाता। आपको पता है कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम से 30% कटता है, तुम लोग KBC वगैरह देखता है, जो भी लोग पैसा जीतते हैं उसमें से 30% कट करके उनको दिया जाता है, तो वो जो 30% कटता है वो TDS ही तो होता है ना, लॉटरी इनकम पे, कैजुअल इनकम पे, लाइव शो गेम, बिग बॉस कोई जीता, तो जो भी तुम विनर प्राइस है उस विनर प्राइस में से 30% का TDS कटता है। तो यहाँ पे 63,000 मिला था,
वो था नेट ऑफ 30%, नेट ऑफ 30%। इसका मतलब 63,000 30% कट करके मिला है, तो 63,070 के बराबर इंटू करते हैं 100, तो इनकम कितनी थी? 90,000 रुपया थी। ठीक है। फिर टीडीएस एट सोर्स इंक्लूडिंग टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम ड्यूरिंग द ईयर 37,200। तो बोल रहे हैं ना टीडीएस को लेकर के, टीडीएस जो पूरे साल भर का है इंक्लूडिंग लॉटरी वाला टीडीएस दोनों मिला करके कितना है? 37,200। कंप्यूट द इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल, और आपको बेसिकली एडवांस टैक्स पेबल निकालना है। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मेरा किया हुआ है क्लास में, मैं बस एक बार दिखा देता हूँ। टाइम सेव हो जाएगा। पहला, अच्छा हाथ से ही कर देते हैं ना, छोड़ दो, हाथ से ही कर देते हैं, हाथ से ही कर दें ज़्यादा बेटर हो। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 आ जाओ, हाथ से ही कर देते हैं। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, ठीक है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम। देखो, देखो इनकम अदर देन लॉटरी, इनकम अदर देन लॉटरी कितना है? 15,10,000, 15,10,000। ठीक है। ओके। फिर इसमें ऐड करो लॉटरी वाली इनकम। कैसे करोगे? 63,000 60 के 70 के बराबर है, इंटू कर दोगे 100, आएगा 90,000। ठीक है। तो ये हो गया आपका जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। 15,10,000 उसमें 90,000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 16 लाख रुपया हो जाएगा, 16 लाख रुपया। ठीक है। क्या इसमें से डिडक्शन है? डिडक्शन अंडर, अंडर चैप्टर 6A, क्या ये डिडक्शन है? यहाँ पे, यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जब भी क्वेश्चन में कोई भी डिडक्शन मेंशन नहीं किया है, तो ज्यादा चांसेस है ये न्यू टैक्स रिजीम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम का क्वेश्चन है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम है। तो यहाँ पे देखो ना, मिसेस फतीना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, A64, ये 64 एज है उनका। ठीक है। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025। उनका जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम वो ये था, ये था, ये टीडीएस था। कंप्यूट द इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ एडवांस टैक्सेबल, मतलब कुछ बोला ही नहीं है कि ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब ही होता है न्यू टैक्स रिजीम। समझ गए ना? तो कुछ नहीं बोला है तो मतलब क्या? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसका मतलब ही होता है न्यू टैक्स रिजीम। ये न्यू टैक्स रिजीम का क्वेश्चन है। और ये एज उनका 64, याद रखना। ठीक है। और वैसे भी न्यू टैक्स रिजीम में ना एज मैटर नहीं करता, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही एज मैटर करता है, न्यू टैक्स रिजीम में एज मैटर नहीं करता। तो रिडक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यही जो 16 लाख रुपया है, यही जो आपका 16 लाख रुपया है, यही आपका हो गया टैक्सेबल इनकम। मतलब इसी के ऊपर क्या लगेगा भैया? इसी के ऊपर लगेगा टैक्स। ठीक है। स्टेप 1 था टैक्सेबल इनकम, अब स्टेप 2 निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ तुमको मिलना था टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए
फ्रॉम या पर्टिकुलर, जो लिखना लिखो। ऑन अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे टैक्स रेट, फिर यहाँ पे लिखोगे टैक्स लायबिलिटी। याद रखना, सबसे पहले ना हम लोग स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसके ऊपर रेट फिक्स होता है, जैसे टीडीएस कटा लॉटरी इनकम पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ इनकम जो हर साल नहीं होती है। तो नॉर्मल इनकम क्या है, जो हर साल होती है, जैसे आप सैलरी हर साल कमाओगे, बिजनेस के इनकम हर साल कमाओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से इंटरेस्ट आप हर साल कमाओगे। पर कैपिटल गेन, क्या हर साल प्रॉपर्टी बेचोगे? नहीं। क्या हर साल लॉटरी जीतोगे? नहीं। तो जो जो इनकम आपकी नॉन रेकरिंग बेस पे आती है, जो इनकम आपकी नॉन रेकरिंग बेस पे आती है, उसको बोलते हैं स्पेशल इनकम। तो सबसे पहले हम स्पेशल इनकम लिखते हैं, और इसको पहचानने का और एक तरीका है जिस पर टैक्स रेट फिक्स है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट आपका फिक्स है कि अगर आप 23 जुलाई के पहले, 23 जुलाई 2024 का पहले आपने किया है तो उस पर 20%, फिर 12.5%, वो पढ़ाऊंगा बाद में, समझो मेरी बात। लेकिन जिसके ऊपर टैक्स फॉलो होता है स्लैब के हिसाब से, कि 2 से 2.5 लाख पे नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, मोर देन 10 लाख अगर कमा रहे हो तो 30% का टैक्स लगेगा। इसको बोलते हैं स्लैब रेट। तो जहां पे स्लैब फॉलो होता है ना, उसको बोलते हैं अदर इनकम। या इसको पहचानने का तरीका क्या है, जो इनकम आप हर साल कमाते हो ना, वो नॉर्मल इनकम है, वो नॉर्मल इनकम है, वो अदर इनकम है। और जो साल आप, जो इनकम आप लक बाई चांस या 5 साल 10 साल में आप एक बार कमाते हो, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉटरी हो गया, ठीक है, वो सब जो इनकम होती है ना, उसको बोलते हैं अपने स्पेशल इनकम। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्पेशल इनकम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने लोग, स्पेशल इनकम, समझ गया ना। तो हमारी स्पेशल इनकम क्या है, लॉटरी, लॉटरी इनकम। उसका अमाउंट कितना था, 30,000। उसका अमाउंट कितना था, 30,000, 30,000। उस पर ऑलरेडी 30% कट चुका है, तो मतलब कितना, 27,000। अरे 90,000 का 30%, 27,000 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे इनकम अदर देन लॉटरी। तो हमारी टोटल इनकम कितनी थी, 16 लाख रुपया। उसमें से 90,000 घटा दो, तो कितना आ रहा है, 15,10,000 आ रहा है। अब इसी को हम लोग फॉलो करेंगे स्लैब। अब यहाँ पे है न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब है, जो न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब है, वो आपको पता होगा कि नहीं पता होगा तो मुझे नहीं पता। पर अभी मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम पढ़ा, न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब पढ़ा दे रहा हूँ। मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। तो वो जरूर आपको देखना है, क्योंकि हर साल का जो स्लैब रेट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हो सकता है आज वाला, इस साल के लिए जो होगा मैं पढ़ा दूंगा, तो उसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो न्यू टैक्स रिजीम है वो पढ़ा दे रहा हूँ तुमको। तो वो नॉर्मली क्या होता है, इसमें 3 लाख लेते हैं, 0 to 3 लाख रुपीज, 0 to 3 लाख रुपीज है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, ठीक है। टैक्स रेट क्या हो गया, नील। टैक्स लायबिलिटी भी हो गया नील। अब यहाँ पे 3 लाख से 7 लाख लेते हैं, ठीक है। 3 लाख 1 रुपया से लेकर के 7 लाख रुपया लेते हैं, 7 लाख रुपया, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, क्योंकि इनकम कितनी, 15,10,000, तो हमको 15,10,000 तक जाना है, ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया, 4 लाख का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस का 4 लाख का डिफरेंस हो गया। इसमें 5% का टैक्स लेते हैं, तो 4 लाख का 5% कितना होगा, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। अब 7 लाख से 10 लाख लेते हैं, 7 लाख से 7 लाख 1 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया तक का लेते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपया आ जाएगा, ठीक है। इस पर है 10% का टैक्स, तो 3 लाख पे 10% कितना हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है। अब 10 लाख से 12 लाख लेते हैं,
10 लाख 1 रुपया से लेकर के 12 लाख रुपया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 2 लाख रुपया का डिफरेंस आ गया, है ना डिफरेंस 2 लाख रुपया का। अब इस पर हम लोग 15% का टैक्स लेते हैं, तो 15% कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 30,000 रुपया आ गया। ठीक है, फिर 12 लाख से 15 लाख रुपया लेते हैं, 12 लाख से फिर 15 लाख का स्लैब है। पेड कोर्सेज में हम लोग इसको समझा देते हैं, और मैंने रटवा भी दिया था पेड कोर्सेज में। ठीक है, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना पूरा। मैंने इनकम टैक्स का स्लैब लिख दिया, बाकी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। 12 लाख से 3 लाख 15 लाख, डिफरेंस कितना है? 3 लाख का डिफरेंस का 3 लाख का। इस पर कितना परसेंट का? 20% का टैक्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 रुपया, 60,000 रुपया। ठीक है, अब 15 लाख से ऊपर जाओगे 30%, 15 लाख के ऊपर जाओगे 30%। ओल्ड टैक्स में क्या था? 10 लाख के ऊपर जाओगे 30%। न्यू टैक्स में क्या है? 15 लाख रुपए से ऊपर जाओगे 30%। तो ओल्ड टैक्स में यही था कि 10 लाख के ऊपर कमाओगे 30% का टैक्स है। बस अगर आपकी आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर है तो आप 30% के स्लैब में आ गए। और न्यू टैक्स में फायदा है, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप तब 30% के रेंज में आएंगे। तो 15 लाख 1 से लेकर के कितना, अब जो भी रहे, मान लो यहाँ पे कितना है? 15 लाख 10 है, यहाँ पे लिखेंगे 15 लाख 10। सपोज यहाँ पे लिखता 1 करोड़ 15 लाख 10, तो लिखते 1 करोड़ 15 लाख 10। सपोज यहाँ पे लिखता 65 लाख 10,000, तो यहाँ पे क्या लिखते? 65 लाख 10,000। मतलब 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगा ना, वो 15 लाख 1 से जो इनकम होगा लिख देना। सपोज यहाँ 90 लाख होता, तो आप क्या लिखते? 15 लाख 1 से लेकर के 90 लाख लिखते। जो इनकम होगी 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी वो यहाँ दिखा देना। तो यहाँ 15 लाख से 15 लाख से कितना है? 15 लाख 10 है ना, 15 लाख 10 है। आप 15 लाख 10 दिखाइएगा यहाँ पे। डिफरेंस कितना है? 10,000 का ही डिफरेंस है, इस पर 30% का है, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। आप इसमें इसको ऐड करो, आप इसको ऐड करो। 27,000, 27,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस आपका हो जाएगा 60,000 प्लस 3,000। कितना आया है? 17 लाख रुपए आया है, नहीं 1,70,000 आया, सॉरी 1,70,000। अब इसमें गवर्नमेंट बोलती है हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 1,70,000 का 4%, गवर्नमेंट का पेट भरता ही नहीं भाई, क्या बोले। 6,800 प्लस और इक्वल कितना आएगा? 1,76,800। ये हो गया ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी नेट टैक्स लाइबिलिटी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें सब माइनस करोगे ना टीडीएस, सॉरी सॉरी सॉरी, लेस कर दो जो भी तक टीडीएस आपने पे किया है, लेस कर दो टीडीएस। तो पूरा टीडीएस आपने कितना पे किया है? जो आपने टीडीएस पे किया, कितना पे किया टीडीएस? 37,200 टोटल टीडीएस, इंक्लूडिंग लॉटरी, लॉटरी वाला भी टीडीएस इसी में। तो 37,200, तो जितना आपने टीडीएस पे किया वो माइनस कर दो, 37,200 माइनस कर दो 37,200, कितना आ रहा है? 1,39,600। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलेंगे एडवांस टैक्स पेबल या नेट टैक्स लायबिलिटी। एडवांस टैक्स टू बी पेड, मतलब इसी इनकम पे एडवांस टैक्स पे करना है। ठीक है, अब तीसरा कॉलम क्या है? तीसरा स्टेप क्या था? एडवांस टैक्स पेबल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 15। ठीक है, 15/6। दूसरा क्या था भाई? 15/9 24, 15/12 24। डेट यही है ना, 24-25 ही है ना? हाँ ठीक है। फिर क्या है? 15 मार्च 25। 15% तुमको पता कैसे निकालना, पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 30%, 30% और 25%। तो 1,39,600, 1,39,600 इंटू 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 15%, तो 20,940। 30%,
41,880, 41,880, 25%, 34। ठीक है, क्लियर है। तो पेड स्टूडेंट के लिए रिवीजन हो गया, जिनको जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपके लिए भाई मैंने अच्छे से कर दिया है। ठीक है, बाकी ये सब मैंने करवा दिया। अब देखना यहाँ पे दो सम्स और है 5 6, अब इसमें लाइव कराऊंगा, यूट्यूब लाइव, एग्जाम के पहले लाइव। ये दो क्वेश्चन छोड़ कर रखा हूँ एग्जाम के लिए लाइव, अपने जब लाइव आएंगे ये दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 3 क्वेश्चन मैंने वन शॉट में डिस्कस कर दिया, 2 क्वेश्चन मैं लाइव में करा दूंगा। ठीक है, अपना आराम से एडवांस टैक्स का हो गया। ठीक है, तो ये जो 6 और 7 है ना वो अपना लाइव में डिस्कस कर लेंगे। कुछ नहीं यार, इजी है, दिक्कत बहुत मतलब टफ कुछ नहीं है। ये जो 6 7 है अपने इसको लाइव में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यूट्यूब लाइव इस बार मैं कराऊंगा, एग्जाम के पहले मैं लाइव भी कराऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, टेलीग्राम में जुड़ जाना, कब लाइव आएगा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो भाई कमेंट करके बताओ कैसा लगा तुम्हारा एडवांस टैक्स। अगर तुमको भाई का मेहनत पसंद आ रहा है, अगर भाई मेहनत पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो भाई सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये इस टाइप का एजुकेशन अगर आपको समझ में आ रहा है और इस टाइप का एजुकेशन अगर सारे स्टूडेंट डिजर्व करते हैं, तो प्लीज सपोर्ट एपीसी। और हर एक कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक कमेंट करके जाओ फॉर द सेक ऑफ माई कॉन्फिडेंस कि भाई कैसा लगा। तुम एटलीस्ट एक कमेंट करके जाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तुम्हारा कमेंट मैं सब कुछ रीड करता हूँ, सारे कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो एक कमेंट करके जरूर जाना कैसा लगा, और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को हर कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो कल आपका 2 वीडियो आएगा, एक अकाउंट्स का वीडियो आएगा और एक टैक्स का वीडियो आएगा। ठीक है ना, और स्ट्रेटजी कैसे 10 डेज में मैं कंप्लीट कर लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, प्लीज एक कमेंट करना कैसा लगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।